हाय गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं वतन राज और आज आपको फिर से स्वागत करता हूं प्रारॉक्स बीएससीबी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए सेंटअप एग्जाम 2020 का इतिहास और नागरिक शास्त्र यानी राजनीति शास्त्र का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले सोशल साइंस का आपका पेपर हुआ होगा आज, और उसका पेपर जो आप दिए होंगे तो आपको आंसर मिलाने के लिए खलबली मचा होगा। तो हम आपके लिए आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सारा के सारा आपको मंजीत सर द्वारा बताया गया होगा, समझाया गया होगा। अब हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र। इसके बाद जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और आपदा को लेकर कोई और सर आएंगे और आपको बताएंगे। मैं भी हो सकता है कि हम भी आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो करें, इसलिए जल्दी जल्दी आधा ही हम लोग तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ताकि आपको इरिटेशन महसूस नहीं हो। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के दो कारण थे, मजदूरों का दयनीय स्थिति और औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या, तो दो कारण है, क्या क्या है? मजदूरों की दयनीय स्थिति, यानी मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब था वहाँ पे, जिससे कारण क्रांति उत्पन्न हुआ। वहाँ पे झगड़े लड़ाई उत्पन्न हुए, विरुद्ध उत्पन्न हुए, विरोध हुआ उसका। तो यह हुआ। फटाफट हम करेंगे, ज़्यादा समझाने लगते हैं तो टाइम बहुत टेकिंग हो जाता है और आपको चाहिए टू द पॉइंट, क्योंकि आपको आंसर मिलाना। तो चलिए, रूस में मजदूर किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम परंतु मजदूरी बहुत कम मिलती थी, यानी अधिक काम करवाया जाता था, मजदूरी कम मिलता था। उनके साथ दुर्व्यवहार तथा अधिकतम शोषण किया जाता था। मजदूरों को राजनीतिक अधिकार नहीं था, यानी उससे बहुत शोषण करवाया गया और राजनीतिक अधिकार भी नहीं दिया गया। इसलिए वहाँ पे इसके वजह से क्रांति उत्पन्न हुआ। और भी कारण है जो हम आपको यहाँ दिखाते हैं। औद्योगिकरण दूसरा कारण है, औद्योगिकरण की समस्या। 19वीं शताब्दी से रूस का औद्योगिकरण आरंभ हुआ, मतलब उस समय से स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत औद्योगिकरण का। सरकार के पास औद्योगिक नीति का अभाव था, मतलब कमी था, उनके पास औद्योगिक नीति नहीं था। उद्योगों के स्वामित्व जार कुलीन वर्ग के पास था। उद्योगों के स्वामित्व जार कुलीन वर्ग को कहा जाता है, उन्हीं के पास था। तो हमारा जो औद्योगिकरण की समस्या था वो सरकार के पास क्या था? कमी था। पूंजीपति अपने लाभ के लिए मजदूरों का शोषण करता था, और शोषण करने के वजह से औद्योगिकरण की स्टेब्लिश बनी नहीं रहती थी। तो यह भी क्रांति का हुआ, और मजदूरों की दयनीय स्थिति ये भी क्रांति के लिए क्रांतिकारी हुआ। और साथ साथ और भी स्थिति है, और भी फैक्टर है। तो दो ही फैक्टर पूछा, इसलिए दो ही फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के योगदान को स्पष्ट करें। तब भूमंडलीकरण के प्रभाव को कायम करने के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संस्था तथा पूंजीवाद देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है? थोड़ा बहुत हम डिटेल देते हैं। बाहर से कोई कंपनी आए, उसके पास टेक्निकल है, उसके पास पैसा है। हमारा भारत देश में विकासशील है, यानी अभी कंपनी बन ही रहा है, वो आया, तुरंत खड़ा कर दिया, पैसों को बदौलत, टेक्निकल के बदौलत, और खड़ा करके जल्दी से माल सप्लाई करने लगा, जो हमारा कंपनी बनकर अभी सप्लाई करता। हमारे कंपनी में जो वर्कर हैं, जो हमारे कंपनी में टेक्निकल लोग हैं या टेक्निकल सामान है, उसका क्या है कि प्राइस बहुत ज़्यादा लगा है, क्योंकि हम लोग बाहर से खरीदे हैं, उनके पास खुद अवेलेबल है, वो खुद बनाते हैं, उनका प्राइस कम लगा है, मजदूरों का प्राइस कम लगा है, उनके पास मशीन बहुत बड़े बड़े हैं। वो सामान को जल्दी से फैक्ट्री में तैयार किए और जल्दी से सप्लाई किए सस्ते में हमारे कंपनियों से। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए गठित क्षेत्रों संगठनों जैसे G8 ये सब अपने लिए बनाया था। ओपेक, आसियान, यूरोपियन संघ, G15, G77, सार्क आदि की स्थापना की थी। चलिए, ये समझ गए होंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी का योगदान। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहता है नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। मतलब भिन्न रूप से नहीं, अलग अलग नहीं, अभिन्न रूप से, यानी एक साथ है, कैसे परस्पर संबंध रखते हैं। तो शहर में क्या होता है, मेंटेलिटी लोगों का अच्छा होता है, नगर में मेंटेलिटी लोगों का अच्छा होता है।
मेंटलिटी अच्छा होगा, सोच अच्छा होगा, तो आपके पास लोग भी अच्छे अच्छे आएंगे। तो क्या होता था कि बाहर का जितना भी उत्पादन और व्यापार होता था सब शहर के लोग ही ज़्यादा करते थे, क्योंकि उनके पास माइंड था, माइंड से उत्पादन भी ज़्यादा करते थे और व्यापार भी ज़्यादा करते थे। किसी भी नए उत्पादन का जन्म शहर में ही होता था, क्योंकि हमारे पास माइंड है, जिसके पास माइंड है वो उत्पादन भी जल्दी जल्दी करेगा, उसका व्यापार भी जल्दी जल्दी करेगा। वाणिज्य व्यापार के क्रम में बाहर से लोग आते हैं और नएपन के से प्रभावित भी शहर ही होता है। मतलब नए जो चीज़ आते हैं वो कहाँ मिलते हैं? शहर में, क्योंकि शहर के लोगों के साथ उनका मैचिंग पावर अच्छा होता था, इसलिए शहर के साथ। इस प्रकार शहर आधुनिक परस्पर जुड़े हुए हैं, आधुनिकता से परस्पर क्या है? जुड़े हुए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कोयला और लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान कैसे की? टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए यानी उल्लेख कीजिए। तो औद्योगिकरण या मशीनों का निर्माण हेतु लोहा आवश्यक होता है, यानी मशीन तभी बनेगा जब लोहा होगा। और लोहे के पिघलाने के लिए किसका आवश्यक है? कोयला का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कोयला ताप नहीं देगा, जब तक टेम्परेचर नहीं देगा लोहा गलेगा ही नहीं। तो पिघलाने के लिए और गलेगा तभी मशीन का निर्माण होगा। तो मशीन को चलाने के लिए वाष्प प्राप्त होता था। इस प्रकार मशीन के निर्माण से लेकर उनके परिचालन तक में लोहे और कोयले का प्रयोग आवश्यक था, यानी दोनों का प्रयोग आवश्यक था। इसलिए अतः यह कहा जा सकता है कि कोल और लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। स्पष्ट हो गया होगा, समझ रहे होंगे। सही में उसका संबंध उससे है, मशीन बनाने के लिए लोहा चाहिए, लोहा पिघलाने के लिए कोयला चाहिए, कोयला से हमारा टेम्परेचर होगा, वाष्प बनेगा और तब जाकर औद्योगिकरण की गति प्रदान होगी। तो परस्पर संबंध है, आप देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन के कारण बताएं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, इसके कारण बताना। तो देखिए अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के मुख्यतः 2 कारण थे। क्या क्या? मुद्रा के प्रति खिलाफत, मुद्रा के यानी रुपया के प्रति खिलाफत, और जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी पंजाब में जो हुआ था, अमृतसर में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, यह था असहयोग आंदोलन का कार्य। मतलब असहयोग आंदोलन इसीलिए हुआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी अमृतसर में पंजाब में जो हुआ था, वो जो हमारे अंग्रेज थे वो शासन हम पे कर रहे थे, गलत हमारे साथ व्यवहार कर रहे थे, कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उनके न्याय के लिए और मुद्रा के प्रति खिलाफत के लिए यह आंदोलन चलाए गए थे। तो कारण बता दिया गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए इतना ही बताया गया, और भी कारण थे। आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करें। अगर अच्छे से एक्सप्लेन चाहिए तो हमारे ऐप तक पहुँचे, ऐप को विजिट करें, वहाँ पे गेस पेपर के लिए अलग बनाया गया। अगर आपका तैयारी आप देख पा रहे होंगे आंसर से, अगर समझ जा रहे हैं तो ठीक है, आपको लग रहा है कि हम अपने एग्जाम में अच्छा करके आ रहे हैं तो बेहतर है। अगर जहाँ पे भी कमी लग रहा है उस चीज़ को खरीदें हमारे ऐप से, गेस पेपर अलग तैयार किया गया है। अगर आपको लग रहा है कि गेसिंग क्वेश्चन हमें चाहिए तो वहाँ से तैयार कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको चाहिए क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन तो वह भी अलग से है। क्रैश कोर्स पूरा चाहिए क्योंकि आपका तैयारी अच्छा नहीं है तो 2 से ढाई मंथ है मेरे प्रिय बच्चों, जाइए और उसको खरीदिए और पढ़िए। और दिवाली ऑफर में बहुत ही सस्ते में आपको ऑफर है, आप जाकर खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों को लिखें। कार्ल मार्क्स की जीवनी को लिखना है, कार्ल मार्क्स कौन थे, क्या थे, कैसे थे, और उसका सिद्धांतों को लिखना है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के दियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। मतलब पूरा जीवनी का उसका जन्म से लेके कहाँ तक उसका एड्रेस था वो बताया गया कि कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 ईस्वी में, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, जर्मनी के राइन प्रांत के दियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उसके पिता हेनरिक मार्क्स, कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय चले आए थे। 1843 ईस्वी में उन्होंने अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया, यानी बचपन से जिसके साथ आप जो उनका मित्र थी उनके साथ उन्होंने जेनी के साथ विवाह किया। मार्क्स
हो हीगल के विचार से प्रभावित थे। उनके राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन पर मोटेस्क्यू यानी तथा रूसो के विचार का गहन प्रभाव था। उन पे क्या था? हेनरी यानी हीगल के विचार से प्रभावित थे तथा उनके राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन पर मोटेस्क्यू तथा रूसो के विचार का गहन प्रभाव पड़ता था। यानी रूस में जो विचार होता था, जैसा देखते थे वो माहौल होता था, उस पर उनको गहन अध्ययन करने का मन करता था। कार्ल मार्क्स का मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंसेनस से हुई। मार्क्स ने एंजल्स से के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। यानी कार्ल मार्क्स का जीवनी क्या है कि उनका जन्म यहाँ हुआ, उनके पिताजी का हेनरिक मार्क्स नाम था, उन जेनी से उनका शादी हुआ, हीगल से वो मिले और उन पर रूस का प्रभाव पड़ा और फिर वह कार्ल मार्क्स एंजल से मिले और एंजल से मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। यह क्वेश्चन आपको शायद दीर्घ उत्तरीय में है, शायद ये दीर्घ उत्तरीय का ही क्वेश्चन होगा, मैं भी हमें नहीं पता है क्योंकि लिखे हैं हमारे पीपीटी मेकर, तो हमें नहीं पता होगा। यहाँ पे शायद ये देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिएगा कि ये दीर्घ उत्तरीय है क्योंकि इतना बड़ा आंसर उसी का हो सकता है। एक साम्यवादी घोषणा पत्र का क्या किया? प्रकाशित किया। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है किस पुस्तक की रचना की, तो दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। यानी समाजवादी के लिए उसे बाइबिल कहा जाता है। उसके बाद कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई। यह इसका पूरा जीवनी हुआ कि शुरुआत कब से हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कैसे हुआ और कब मरा, ये उनका जीवनी हुआ। कार्ल मार्क्स ने कई सिद्धांत दिए, क्या किया? जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, ये 4 दिए हैं और भी अनेकों सिद्धांत दिए हैं। तो ये इनका सैद्धांतिक था, वो जीवनी था। ये आप समझ गए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अधिक एक्सप्लेन चाहते हैं तो हमारे ऐप पे आपको मिलना होगा। यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बच्चे आंसर अभी चाहिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐप पे ही जाना पड़ेगा। बहुत टाइम लेंगे तो लंबा वीडियो बनेगा। राष्ट्रवाद की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। राष्ट्रवाद के जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। राष्ट्रवाद के जीवनी एवं सिद्धांतों का नहीं, राष्ट्रवाद का यहाँ पे गलत लिखा गया है। राष्ट्रवाद के कारकों एवं प्रभावों का वर्णन करे था, कारण या प्रभावों का वर्णन करे होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय है। ऐसी चेतना में राजनीतिक, आर्थिक, समाज एवं सांस्कृतिक एकता की भावना निहित होती है। यानी राष्ट्रवाद का परिभाषा के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है समझा देते हैं। ये बहुत ही टिपिकल वर्ड है और हर जगह पे काम आएगा। मान लीजिए कि हम बैठकर मैच देख रहे हैं और सचिन, विराट कोहली, अभी आईपीएल चल रहा होगा, विराट कोहली ने छक्का मारा, रोहित शर्मा ने छक्का मारा, तो हमें बहुत ही उत्सुकता होता है कि वाह, अगर हम मुंबई इंडियंस के सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें रोहित शर्मा अगर छक्का मार रहा है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हम आरसीबी के सपोर्टर हैं तो हमको विराट कोहली छक्का मारता है तो हमको बहुत ही खुशी होता है। और इसी तरह से अगर इंग्लैंड और भारत में मैच हो तो भारत में के खिलाड़ी कोई भी हो, यूसुफ पठान हो या सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी छक्का मारे तो हमें बहुत ही, पूरा देश, पूरा राज्य उनके लिए वाह वाह करता है। यानी यह राष्ट्रीयता है, यह हमारी राष्ट्रवाद है कि हमारा राष्ट्र के आदमी वहाँ पे अच्छे कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये हम समझाए हैं थोड़ा टाइम लेकर क्योंकि यह अच्छा चीज़ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रवादी की भावना अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुई। राष्ट्रवाद की भावना तथा अभिव्यक्ति किसमें हुई? स्वतंत्रता संग्राम में हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी राज्य की
प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य नीति के विरुद्ध असंतोष की भावना पनपने लगा। यानी हम क्या बोले, कारकों और प्रभावों के बारे में था। प्रभाव यह पड़ा कि पनपने लगा क्या, विरुद्ध असंतोष की भावना क्या पनपने लगा। और हमारा कारक क्या है, कारण क्या है, तो कारण हम आपको ऊपर बताए हैं कि राष्ट्रवाद भावना में क्या हुआ, राष्ट्रवाद क्या है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में छोटे छोटे राज्य भाषा, धर्म, सोच, वेशभूषा, रहन सहन आदि अपने अपने क्षेत्र तक सीमित थी। मतलब भारत में क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य में अपना अपना वेशभूषा होता है, धर्म होता है, जाति होता है, अलग अलग किस्म का लोग रहते हैं, फिर भी अनेकता में एकता माना जाता है। विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न अनेक लोग हैं, फिर भी एकता है, यह बताया जाता है। फिर आगे बढ़ें तो इन सभी इकाइयों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से परिस्थितियां बदलने लगी। अंग्रेजी सरकार की औपनिवेशिक नीति की प्रतिक्रिया सभी राज्यों में हुई। लोग अपने आप को एक देश का निवासी मानने लगे। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एकीकरण के प्रयास किए जाने लगे। मतलब सब लोग विभिन्न था, जाति धर्म अलग अलग, कास्ट अलग अलग, बोलचाल अलग अलग, वेशभूषा अलग अलग। तो इसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया और अंग्रेजों ने क्या किया कि सबको तोड़ के रखता था। बट धीरे धीरे सभी राज्यों को, लोगों को लगने लगा कि भारत में हम हैं, भारत मेरा है, न कि ये राज्य मेरा है, ये राज्य से हमारा द्वेष है, मेरा पूरा भारत है, हमें पूरा भारत चाहिए। यानी अंग्रेजों को जाना पड़ेगा, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा, भारत छोड़ो आंदोलन का साथ देना पड़ेगा। तो अंग्रेजों को भगाने के लिए सब लोग क्या हुए, एकजुट हो गए। यही राष्ट्रवाद का क्या हुआ कि अनेकता में भी एकता हुआ। तो यह इसका कारक और प्रभाव हुआ, प्रभाव पड़ा लोगों पे कि भारत मेरा है और उन्होंने भगाने का सोच लिया। यही राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के कारक का प्रभाव है। ये आपने ये कंफर्म हो गया कि दीर्घ उत्तरीय 2 आपका, और वो 4, 6, 7 क्वेश्चन था। सारे 5 लघु उत्तरीय और 2 आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपने देखा। अब हम आते हैं राजनीति शास्त्र की ओर। राजनीति शास्त्र को देखते हैं फटाफट। तो राजनीति शास्त्र में क्वेश्चन आता है, आपने अच्छे समझा होगा। पंचायती राज्य क्या है? पंचायती राज्य क्या है? हमारे घर के आसपास कहीं भी पंचायती होते रहता है, तो पंचायती राज्य क्या है वो समझेंगे। फटाफट समझते हैं। ग्रामीण स्थानीय सरकार पंचायती राज्य के नाम से जानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे पंचायत किया जाता है, लोगों को बैठाया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। अगर 2 लोगों के बीच झगड़ा हो तो उसका पंचायत से ही फैसला होता है पहले, तो तब उसके बाद कोर्ट जाते हैं लोग। तो पंचायती राज क्या है? तो ग्रामीण स्थानीय सरकार पंचायती राज के नाम से जानी जाती है। पंचायती राज के निम्नलिखित महत्व है। लोगों की निर्णय लेने में सीधे रूप से भाग लेने में मदद करता है। यह सत्ता के केंद्रीकरण में मदद करता है, यानी सत्ता को बनाए रखता है, केंद्रीकरण एकत्रित करके रखता है पंचायती राज। और क्या करता है? लोगों को निर्णय लेने में भाग लेता है। पंचायत में जो भी लोग को चुना जाता है कि आप पंचायती कर सकते हैं, उन लोगों का यह योगदान होता है। यह केंद्र सरकार के काम के दबाव को कम करता है। यानी अगर हमारा मान लीजिए कि दो गांवों के बीच या एक गांव में 2 लोगों के बीच झगड़ा हुआ, तो अगर डायरेक्ट ये फैसला कोर्ट में जाए तो यानी सरकार के पास जा रहा है, तो उसको बचाया गया, कोर्ट तक नहीं पहुंचा के इसको पंचायत में ही सलट लिया गया। तो उसके कामों को, सरकार के कामों को क्या किया गया? कम किया गया, दबाव को कम किया गया। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज क्या है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता, बार बार सांप्रदायिक दंगा धर्म के कारण होता है, ये आप सुने होंगे। आगे देखिए इसका जल्दी से। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है अपने धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ समझना। यानी अगर हम सभी धर्म को समान समझ लें तो कभी झगड़ा होगा नहीं। हिंदू मुस्लिम में हमेशा दंगे होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। यहीं तक नहीं, ये धर्म को एक मानते भी हैं तो ये धर्म को एक माने, बट बाहर ये व्याख्या नहीं करे, बाहर ये नहीं दिखलाए कि हम अपने धर्म को
से श्रेष्ठ मानते हैं, वो नहीं दिखलाएं कि हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। दो लोगों जब आपस में खड़ा हैं और एक अपने आप को श्रेष्ठ दिखाएगा, ऑटोमेटिक दूसरा को झुकना पड़ेगा। अगर वो नहीं झुक रहा है तो दंगा उत्पन्न होगा। यही होता है कि श्रेष्ठ दिखाते हैं, अपने धार्मिक हितों की रक्षा के लिए राष्ट्र हित का भी बलिदान कर देना। इसी भावना के कारण एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को आश्रय दया से घृणा की नज़र से देखते हैं, और घृणा की नज़र से देखेंगे, द्वेष उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, दंगा उत्पन्न होगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ के आपको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के क्या थे मुख्य आंदोलन उद्देश्य, ये देखते हैं। सूचना के अधिकार, यहाँ पे आंसर होगा यानी उत्तर होगा। सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सत्ता में साझेदारी करना, सरकारी कामकाज पर नियंत्रण रखना तथा सरकार एवं सरकारी मुलाजिमों के कार्यों का सार्वजनिकीकरण करना, यानी सार्वजनिक लोगों को एकीकरण करना। और सूचना, ये अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य सत्ता में साझेदारी करना, सरकारी कामकाज पर नियंत्रण रखना तथा सरकार एवं सरकार के मुलाजिमों के कार्यों का सार्वजनिकीकरण करना। ये था उसका सूचना का अधिकार का उद्देश्य, कि सरकार के कामों का क्या करता था, मुलाजिमों कार्यों को सार्वजनिक रूप से करता था। उसके बाद सरकार के काम काज पर नियंत्रण रखता था और उस सत्ता में साझेदारी करता था। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा 4 पॉइंट हम आप लोगों को बताएं। 11 नंबर आते हैं, नगर निगम। नगर निगम के प्रमुख कार्यों को लिखें। नगर निगम यानी शहरी क्षेत्र को बोला जाता है। मेन पॉइंट हम बताते जा रहे हैं और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि सर यहाँ पे थोड़ा बहुत आप त्रुटि हो जा रहा है या आप वहाँ पे बोलने में लड़खड़ा जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सामने एक्सप्लेन करें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बट सामने एक्सप्लेन करने में एक वीडियो 1.5 घंटा 1 घंटा का हो जाएगा, इसलिए हम कंटिन्यू आपको आंसर बताने के प्रयास में लगे हुए हैं कि खटाखट आंसर कंप्लीट हो। नगर निगम के प्रमुख कार्य हैं, पहला स्थानीय सड़कों एवं गोलियों का निर्माण करना, दूसरा प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की स्थापना करना। नगर निगम का क्या काम है? स्थानीय एवं सड़कों, यानी शहर में क्या होता है कि सड़क बनाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि घर के बगल से ही सड़क निकलता है, यानी सभी जगह पे कनेक्टिविटी होता है और सब जगह पे सड़क ही निर्माण होता है, तभी उसे शहरी क्षेत्र बोला जाता है। और गलियों में का निर्माण करना, गली में नाली जो होते हैं, नाली बनाए जाते हैं, उनका निर्माण करना, ये नगर निगम का कार्य होता है। दूसरा होता है प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की स्थापना करना। नगर निगम का भी यह भी कार्य होता है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय को स्थापना करें। तो ये 2 कार्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, आपका तीसरा कार्य है नगर निगम का, क्या है? नगर में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना, या नाली जो हम नाला बोल रहे हैं, वो नाला से जल को निकासी करना, कैसे भी निकालना, उसकी समुचित व्यवस्था। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण तथा पार्कों का निर्माण करना। आप देखते होंगे अधिकतर पार्क आपको शहर में ही मिलते होंगे, क्योंकि नगर निगम वाले का ही कार्य है, इसलिए वो वहाँ पे वो करते हैं। उसके बाद नदी के किनारे घाटों का निर्माण तथा तालाबों की ये साफ सफाई रखना, ये सारा कार्य किसका है? नगर निगम का था। 5 पॉइंट बताया गया है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़कर देखते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन की सरकार का क्या अर्थ होता है? गठबंधन की सरकार, अभी अभी आपने इलेक्शन से जूझा होगा, इलेक्शन को देखा होगा और आपने देखा कि बीजेपी का सरकार बना, यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था, तब मिलकर बीजेपी का सरकार बना। यानी बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिल गया तो गठबंधन कर लिया, इसी को गठबंधन कहा जाता है। कांग्रेस और आरजेडी एक साथ मिल गया तो इसी को गठबंधन कहा जाता है। तो गठबंधन का क्या अर्थ है कि एक सरकार, यानी एक जो अपना नेता है, अपना पार्टी है, दूसरे पार्टी से मिलना, यही उसका गठबंधन हुआ। एक पार्टी में अनेकों पार्टी का मिलना, यह भी गठबंधन हुआ। तो देखे होंगे कि इससे प्रीवियस में लालू यादव जी के साथ, यानी हमारे
भारत के पूर्व मुख्यमंत्री जो लालू यादव हैं उन्होंने गठबंधन किया था कांग्रेस से और जेडीयू से, तब जाके जेडीयू का सरकार बना था। यानी गठबंधन की सरकार का अर्थ होता है कि राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाने अथवा चुनाव लड़ने के लिए मिलजुल कर गठबंधन बनाना, यानी एक दूसरे के साथ मिलना। हम अभी अभी बताए हैं दलों के गठबंधन दो प्रकार के होते हैं। जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं, बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि हम बताने लगते हैं तो रुकने नहीं हैं, यही मेरा डिमेरिट है। बट जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं, आप देखते जाइए। प्रथम चुनाव पूर्व राजनीतिक दलों के गठबंधन, दूसरे चुनाव बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन। चुनाव पूर्व बनाने वाले गठबंधन ने न अधिक अस्थायी होते हैं, यानी चुनाव के पहले जो गठबंधन बनता है वो 5 सालों के लिए गठबंधन अप्रॉक्स बना रहता है, इसलिए वो ज़्यादा अस्थायी होते हैं। तो समझ गए होंगे गठबंधन के क्या मतलब है, वो आपको समझ में आया होगा, स्पष्ट किए हैं हम बहुत ही अच्छे से। राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें। राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य होते हैं? राजनीतिक दल के मुख्य कार्य इस प्रकार होते हैं: नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण। पहला कार्य क्या है? नीति यानी पॉलिसी लगाना, और कार्यक्रम कैसा कैसा कार्य होगा हमारे राज्य में उसको बताना, केंद्र में उसको बताना। राजनीतिक दल जनता से सीधे संपर्क में होते हैं, जनता के बीच जाते हैं एवं चुनाव लड़ते हैं, यानी जनता उनको चूज करता है, सेलेक्ट करता है कि आप मेरे सरकार बनिए, आप मेरे मुख्यमंत्री बनिए, तो जनता के बीच डायरेक्ट संपर्क बनाते हैं। उसके बाद विपक्ष के रूप में हिस्सेदारी लेना, यानी विपक्ष में कोई और दल खड़ा हो जाता है, पार्टी खड़ा हो जाता है, यानी राजनीतिक दल चुनाव के उपरांत अल्प मत की स्थिति में विपक्ष में बैठकर विरोधी दल की भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे गठित सरकार के कार्यों पर आलोचना एवं विरोध द्वारा निर्माण के रखते हैं, यानी क्या करते हैं? निर्गम रखते हैं, उनके प्रति विरोध करते हैं तथा विरोध द्वारा क्या रखते हैं? नियंत्रण रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। वर्ड को यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए नियंत्रण रखते हैं। समझ में आया होगा? तो आप समझे होंगे कि राजनीतिक दलों का कार्य क्या क्या है। तो 2 कार्य है, एक विपक्ष के रूप में हिस्सेदारी और नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण। आप समझ गए होंगे अच्छे से, आई होप, हमें आशा है एक्सप्लेन हम कर पा रहे हैं आपको। तीसरा कार्य है आपका आम चुनाव का संचालन। आम चुनाव चुने गए प्रतिनिधियों में से ज्यादातर किसी दल विशेष से होते हैं। जनमत का निर्माण, यानी राजनीतिक दल जनसभाओं, रैलियों, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि के द्वारा लोकमत बनाने का कार्य करती है। यानी जनमत का निर्माण करना, यानी जन को एक साथ मत देना, वो कौन करता है? न्यूज़ के द्वारा आपको पता चलता होगा, राजनीतिक दल के जनसभाओं द्वारा, रैलियों द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा आपको पता चलता होगा। ये 4 कार्य हैं, आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम राजनीतिक दलों के बाद। 14 नंबर, राजनीतिक दलों के प्रभावशाली बनने के 4 सुझाव दें। यानी इससे पहले नीतियों के बारे में था, अब उसके सुझाव के बारे में है। तो राजनीतिक दलों के प्रभावशाली बनने के 3 उपाय यहाँ पे हैं, निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? दल बदल कानून लागू होना चाहिए, यानी दल बदल कानून, यानी बदलते रहे बार बार। विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में से संशोधन लाकर कानून बनाया गया। दल बदल कानून कहा गया कि मतलब एक बार जो दल में गए फिर दल बदल करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत आप कर सकते हैं, मतलब उसके लिए आपको कानून बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। यानी राजनीतिक दलों में क्या होगा? आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए? अपने अपने संविधान का पालन करें, समय समय पर संगठनिक चुनाव हो और दल के सभी सदस्यों को विभिन्न पदों पर बैठने का समान अवसर मिले। यानी 5 साल पे जो चुनाव होता है, वही बताया जा रहा है कि 5 साल पे चुनाव होता है, इसलिए होता है ताकि प्रभावशाली बने और हमारा सीट बदलते रहे, कोई सरकार बदलते रहे, ताकि हमारा कार्य को अच्छा करे, उनके अंदर थोड़ा सा डर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजतंत्र की नीति नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर राजतंत्र हो जाएगा तो उनका ही बेटा सरकार बनेगा, तो ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र है, जो आप अभी अभी इलेक्शन में देखे होंगे। न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए, यानी न्यायपालिक जो आदेश दे दिया, जो रिजल्ट घोषित कर दिया, उसको मानना होगा। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के काले धन के दुरुपयोग को रोकने और अपराधियों को चुनाव लड़ने की पाबंदी संबंधी आदेश दिए थे। काला धन में जो लोग पकड़े गए थे, जो नेता थे, उनको रोक दिया गया, पाबंद लगा दिया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये था, आप देख चुके हैं। अब आगे हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में स्त्रियों का स्थिति सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इससे पहले आप दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देखे तभी उतना बड़ा गया, अब ये दूसरा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो भारतीय नारियों की स्थिति सुधारने के लिए तथा महिला सशक्तिकरण के लिए, यानी महिला के अंदर शक्ति होगा, सशक्ति आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि स्थिति सुधार हुआ। अनेकों कदम उठाए गए हैं। क्या है? पहला, बार बार सुने होंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यानी कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों की स्थिति में सुधार लाना, यानी लड़कियों की शिक्षा की स्थिति में सुधार लाना। सॉरी, यहाँ पे गलती लिख दी है, शिक्षा की स्थिति में सुधार लाना, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था कि भ्रूण हत्या बंद करो और लड़कियों को शिक्षा देना स्टार्ट करो, चालू करो, यह मतलब था। दूसरा क्या कदम उठाया गया सुधार लाने में? तो महिला शक्ति केंद्र बनाया गया। महिला शक्ति केंद्र, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया गया, यानी उनके अंदर शक्ति लाया गया। बहुत सारे ब्रिगेडियर स्टार्ट किया गया, सशक्तिकरण स्टार्ट किया गया, नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, और उनके अंदर शक्ति प्रदान किया गया। तीसरा आपका महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का, रोजगार होगा यहाँ पे, समर्थन करना, यानी प्रशिक्षण, शिक्षा देना और रोजगार कार्यक्रम को समझना, ये हमारा महिलाओं के लिए था। तो क्या ये सब क्या हुआ? सुधार हुआ उनके। तो कौशल प्रदान करने के लिए, जो महिलाओं को रोजगार प्रदान करते हैं तथा जो महिलाओं को स्वरोजगार उद्यमी बनाने में सक्षम बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि प्रशिक्षण दिया गया, कार्यक्रम दिया गया, जिससे वह शिक्षा प्रदान की और वह उद्यमी बनने के सक्षम हुई, स्वरोजगार पाने के योग्य हुई। तो ये महिलाओं के लिए सुधार किया गया, ये सब नीति अपनाया गया ताकि महिलाओं में सशक्तिकरण हो और सुधार हो। आगे बढ़ते हैं हम। सुकन्या समृद्धि योजना, सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे आपके रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान नाम से ही स्पष्ट है कि समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे चीज देख रहे होंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या योजना आया था जिसमें विशेष रूप से बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना था, यानी पैसा जमा किया जाता था, उसके लिए छोटी रकम जमा किया जाता था। इसी प्रकार से कई योजनाएं स्थापित हुए, सुविधाएं और तथा सुविधाएं प्रदान किए गए। पहला है महिला आयोग की स्थापना, महिला आयोग की स्थापना हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण मिला उनको, पॉलिटिक्स में लड़कियों की फीस में छूट मिली। इसी तरह से आपका आर्य समाज का स्थापना हुआ, महिला सशक्तिकरण का स्थापना हुआ। बहुत सारा कार्य किया गया ताकि महिला भी पुरुष के समान चल सके और उनके अंदर भी शक्ति आए, एबिलिटी आए और सुधार आए। तो देख रहे हैं बच्चों, अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन कर पाए होंगे। राजनीति शास्त्र और इतिहास आपसे विदा लेता है। जो भी क्वेश्चन था आप मिला लिए होंगे, आप अपने आप को जज कर लिए होंगे और देख रहे होंगे कि सारा क्वेश्चन जो है आपके गांव, समाज, कस्बे से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ये सामाजिक विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट ही है जो अपने से ही रिलेटेड होता है, खुद से सोच कर थिंक करके लिखने वाला सब्जेक्ट है। तो ये समझे होंगे आप, अच्छे से समझे होंगे, अपने आप को जज भी किए होंगे। अगर आपके तैयारी में कहीं भी त्रुटि आ रहा है, थोड़ा सा भी परेशानी हो, तो प्रारॉक्स बीएससीबी के साथ जुड़ जाइए। बहुत ही कम पैसे में अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है और नए नए वैरायटी का बैच ला रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।